हे एवरीवन, दिस इज राजीव हीर। वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। जैसा कि थंबनेल में विजिबल है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कम समय में यूपीएससी का सिलेबस कैसे पूरा करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही लेंदी सिलेबस है यूपीएससी का। इस लंबे सिलेबस को हम कैसे पूरा करें, ये एक चैलेंज बन जाता है। मार्केट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। देयर इज़ अ फ्लड ऑफ स्टडी मटेरियल इन द मार्केट। और कोई भी देर इज़ नो प्रॉपरली अरेंज्ड स्टडी मटेरियल। कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं है जो पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, जिसमें किसी एक सोर्स को पढ़कर या रेफर करके आपकी सारी की सारी डिमांड्स पूरी हो जाए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि कोचिंग करें या ना करें। कोचिंग करें तो फिर टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और फिर कोचिंग, टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस कवरेज, ये एक बहुत ही सरदर्दी वाला काम हो जाता है। एस्पिरेंट्स अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में कई सारी चीज़ों को फेस करते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो आज के इस सत्र में हम उन सभी चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और किस प्रकार हम अपनी इस प्रिपरेशन को आसान बनाएं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और मार्क्स अपने बेहतर ला पाएँ। मेंस की परीक्षा में सभी पेपर्स में हम ठीक ठाक प्रदर्शन करके, ऑप्शनल में और ऐसे पेपर में, और तीसरा हमारे पास जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इन तीनों को सिर्फ फोकस करके कैसे अपनी मेरिट में बढ़िया रैंक हासिल कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चैलेंजेस समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये हैं कि हमारे पास बहुत लेंदी सिलेबस है। देयर इज़ लेंदी सिलेबस ऑफ यूपीएससी। अब इस सिलेबस को पूरा करने के लिए हमें दिन रात एक करनी होती है। हमें डेली 10 से 12 घंटे के बीच में पढ़ाई करनी होती है और ये चैलेंजिंग हो जाता है। इट बिकम्स अ हरक्यूलियन टास्क। अब ये एक मैराथन हो जाती है जिसमें डेली स्प्रिंट मारना है। मतलब इतने लंबे सिलेबस को कवर करने के लिए हमको इस दौड़ को मैराथन के रूप में कवर करना पड़ता है, जिसमें हमें डेली स्प्रिंट की तरह इसको भागना होता है। डेली स्प्रिंट मैराथन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रतिदिन 10 से 12 घंटे के बीच में पढ़ना होता है और ऐसा हमें लंबे समय तक करना पड़ता है। और ये एक हरक्यूलियन टास्क हो जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन और पेन और एंजाइटी, इन सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें ये तैयारी नामुमकिन सी लगने लगती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती आती है कि सर कोचिंग करें या ना करें, और कोचिंग अगर करें भी तो कोचिंग के साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कवरेज यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स को ज़्यादातर दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को विद इन टाइम फ्रेम कैसे कवर किया जाए। अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखोगे या यूपीएससी के सिलेबस को आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे कि सिलेबस खुद ही कम से कम 8 से 10 पेजेस में कवर होता है। इतना लेंदी सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस कैसे पूरा हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कम से कम समय में यूपीएससी के सिलेबस को हम कैसे पूरा करें, कैसे इसको आसान बनाएं और कैसे कोशिश करें कि इस सिलेबस से हमें डर ना लगे और हम ठीक ठाक अपना स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। चलिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चुनौतियों के रूप में एस्पिरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सभी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो करनी है कि हम सिलेबस को ही पहले डिटेल में समझें। देयर शुड बी डिटेल एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। यानी जो चीज़ हमें डरा रही है उसी चीज़ को हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसी सिलेबस का हम ब्रेक डाउन करेंगे। एक बहुत ही अच्छी सी एक कहावत है कि जो चीज़ आपको डरा रही है उस चीज़ को हम अगर टुकड़ों में तोड़ दें तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। भारत में ब्रिटिश को भी अगर शासन करना था लंबे समय तक तो उन्होंने इंडियन सोसाइटी को अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स
के माध्यम से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। हमारी सोसाइटी ब्रिटिश से पहले भी टूटी हुई थी। अलग अलग तरीके की अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इस प्रकार की समस्याएं पहले भारत को तोड़ रही थी और फिर ब्रिटिश ने अपने तरीके से सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश की और लंबे समय तक शासन किया। हमारे लिए भी सिलेबस की समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या को ब्रेक डाउन हम करेंगे। पहले पूरे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरे सिलेबस को ढंग से समझेंगे और फिर उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा सिलेबस और पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो क्वेश्चन पेपर्स हमारी स्टडी टेबल पे रहने चाहिए। यानी सबसे पहला काम हम करेंगे कि ज़रा देखें तो सही कि ये सिलेबस का स्वरूप क्या है, कितना विशाल है ये सिलेबस। उसके बाद इसको डिटेल में समझने के बाद हम इसको तोड़ेंगे, टुकड़ों में ब्रेक डाउन करेंगे इसका, और फिर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स खंगालेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और जानने के बाद हम क्या करेंगे, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसकी एक सूची बनाएंगे। यानी हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जैसे मैंने 5 स्टार रेटिंग दे दी कि ये जो टॉपिक्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैंने 4 स्टार रेटिंग दे दी कि ये उससे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और फिर मैंने 3 स्टार रेटिंग दे दी कि ये जो टॉपिक्स हैं ये उससे भी कम इम्पोर्टेंट हैं, और फिर मैंने उसको 2 स्टार और फिर लास्ट में उसको 1 स्टार। इस प्रकार से हम अपने टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स को हमें पहले करना है और उसके बाद हम कौन से टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। ये प्रोसेस आपकी मदद करेगी कुछ टॉपिक्स को स्किप करने की और कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व देने में। यानी हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि हमें कई सारे टॉपिक्स स्किप करने हैं और कई सारे टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन देने हैं। इसको आसान भाषा में हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। कौन से टॉपिक्स यूपीएससी में, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें जिन्हें ज़्यादा समय देना है। ये चीज़ आप कब पता कर पाएंगे, जब आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और एक ट्रेंड फॉलो करेंगे। यानी आपको एक ट्रेंड समझना है, टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस समझनी है और उस ट्रेंड एनालिसिस के बाद प्रायोरिटाइज करना है अपने टॉपिक्स को। मतलब अभी तक की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई वो है कि हमें अपने टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना है। क्या करना है? प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, अर्थात हम कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं और कौन से टॉपिक को हमें बहुत ज़्यादा समय देना है। ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद हम प्रायोरिटाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को। ऐसा करके हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जहाँ एक बहुत विशाल सिलेबस हमारे पास है, वो सिलेबस अपने आप कट शॉर्ट हो जाता है। उस सिलेबस में से कई टॉपिक्स हम जो बहुत कम इम्पोर्टेंट हैं उनको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हमारे पास जिस्ट के रूप में मौजूद रहें, सार के रूप में मौजूद रहें। तो हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे हम NCERT पढ़ें जो कि हमें अनिवार्य रूप से पढ़नी है, हमें 11th और 12th क्लास की NCERTs अनिवार्य रूप से पढ़नी है, और एक रेफरेंस बुक कोशिश ये करें कि जो रेफरेंस बुक हो वो रेफरेंस बुक ऑथेंटिक रेफरेंस बुक हो। ये बहुत ज़रूरी है। यानी हमें कम सोर्सेस रेफ़र करने हैं। वी नीड टू फॉलो
वी नीड टू फॉलो फ्यू फ्यू ऑथेंटिक रेफरेंस बुक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कम किताबें पढ़ें लेकिन ऑथेंटिक किताबें पढ़ें। ऐसी किताबें पढ़ें जिनको पढ़ने के बाद में हमें किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके साथ ही साथ हमें करना क्या है, हमें मल्टीपल रिवीजन्स देने हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें उनकी नोट मेकिंग करनी है, हमें उनसे नोट्स बनाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन बहुत सारे सोर्सेज रेफ़र करते हैं, बहुत सारी रेफरेंसेस फॉलो करते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, फिर नई किताबें पढ़ते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। तो जो भी हमने पुरानी किताबें पढ़ी हैं उनकी हमने एक कंडेंस फॉर्मेट में नोट्स प्रिपेयर अगर नहीं किए हैं तो वो किताब को हम बाद में रिवाइज कैसे करेंगे, ये चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। इसलिए हमें जो भी पढ़ना है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है वो चीज़ ये है कि सिलेबस हमने एनालाइज कर लिया, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज कर लिए, उनका ट्रेंड हमने एनालाइज कर लिया। इसके बाद अब हम और कौन सी चीज़ों पे ध्यान दें। तो जब आपने पहली बार अपनी नोट मेकिंग की है, पहली बार जब आपने कोई किताब पढ़ी, वहाँ से कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए, तो दोबारा जब आप उस किताब को पढ़ोगे तो आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। हर बार जब भी उस किताब को रेफ़र करोगे, जब भी उस किताब को पढ़ोगे, क्योंकि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि मल्टीपल टाइम्स एक ही रेफरेंस बुक को हमें पढ़ना है, और आप ये देखोगे हर बार उसी किताब से आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे जो पिछली बार आपसे छूट गए थे। तो हमें क्या करना है, हमें नियमित अपने नोट्स में संशोधन करते रहना है, अपने नोट्स में संशोधन करते रहना है। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का वैल्यू एडिशन हमें अपने नोट्स में हर रिवीजन के साथ करते रहना है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जो जिस्ट है, जो सार है, वो एनरिच होता रहेगा। और अगर वो एनरिच होता रहेगा, इसका मतलब ये है कि हम उसको रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाला है। आपको एनसीईआरटीज़ अनिवार्य रूप से पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ आर मस्ट, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि 6 to 10th एनसीईआरटीज़ स्किप कर दो, लेकिन 11th और 12th की एनसीईआरटीज़, हिस्ट्री की पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न की 100% कंपल्सरीली पढ़नी है, और कम से कम 3 मरतबा पढ़नी है, रिवाइज करनी है। इसके बाद कोई एक रेफरेंस बुक उठाएंगे आप, जो ऑथेंटिक रेफरेंस बुक है। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगा जिसमें हम बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारी किताबें हों और मल्टीपल उनके हम रिवीजन कर पाएँ। इसके अतिरिक्त हमें क्या करना है, हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ना है जो नेशनल डेली हो। डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ने से हम कई सारे पेपर्स की तैयारी में अपने आप को एक एज प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा हमें मैगज़ीन्स पढ़नी है अनिवार्य रूप से। ये मैगज़ीन्स हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगी। इन मैगज़ीन्स में कौन कौन सी ऐसी मैगज़ीन है जो आप रेफ़र कर सकते हो, जैसे क्रॉनिकल, इसके क्रॉनिकल के अलावा योजना आती है, योजना, कुरुक्षेत्र, और फिर वर्ल्ड फोकस। अब वापस इनके लिए भी वही चीज़, आपने मैगज़ीन पढ़ी, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल से आपने इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो बना लिए, यानी जो सार है, जो आपने अंडरलाइन किया है, उस अंडरलाइन जो कंक्लूडेड आपका आइटम है, जैसे हम प्रेसी राइटिंग में करते हैं, कट शॉर्ट कर देते हैं 1/3 में जो भी हमने पढ़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो उस पूरे कंटेंट से हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उन्हीं नोट्स को अगली बार रिवाइज करना है। इसके बाद जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, 4 जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन 4 कोर सब्जेक्ट्स पे बहुत बेहतर कमांड लाने की कोशिश करनी है। वो कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, आपका हो गया हिस्ट्री। ये कोर सब्जेक्ट्स आपके यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में काम आएंगे, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा हो,
या फिर फौज में लेफ्टिनेंट बनने के लिए सीडीएस की परीक्षा हो, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित अन्य राज्य की सेवाएं हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोस्टली एक साथ हम तैयार कर लेते हैं। तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इन पर हमें बेहतर पकड़ बनानी होती है। तो इनके लिए हमें वापस से कम सोर्सेज रेफर करने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऑथेंटिक सोर्स, एक रेफरेंस बुक पर्याप्त है। एनसीईआरटीज अगर आप अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं तो। अब ये सारी चीज़ों की जो हमने अभी चर्चा करी, इससे क्या होगा, आपका एक सार, एक निचोड़ महत्वपूर्ण विषयों का आपकी खुद की हैंडराइटिंग और खुद के पॉइंटर्स में डेवलप हो जाएगा। इस जिस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप डेली 8 से 9 घंटे भी पढ़ते हो तो आप करेंट अफेयर डेली, और उसके अलावा एक जीएस का सब्जेक्ट, यानी डेली आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स तैयार करने हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे। उसके अलावा जीएस का एक पेपर आप उठा लेंगे और फिर एक आपका ऑप्शनल पैरेलली चलेगा, और आप डेली जो है अगर 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भाई कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें हम कंपल्सरीली, अनिवार्य रूप से हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिनको फॉलो करने से हमारा समय बचेगा और हम बेहतर रणनीतिबद्ध तैयारी कर सकते हैं। यानी हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा और हम शायद अपने विषय की विशेषज्ञता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं लाना है जीएस के सब्जेक्ट्स में, हमें उनमें एक बेसिक तैयारी करनी है। तो कम समय में हमें कैसे बेहतर पढ़ना है उस पर फोकस करने के लिए इस अप्रोच को फॉलो करना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, ये हमने आपके साथ शेयर किया। हमें अपने सिलेबस को अपने स्टडी टेबल पे ही रखना है। प्रीवियस ईयर के 10 ईयर या 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही हमें एनालाइज करना है, और लेटेस्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी ओवरऑल 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए आपकी स्टडी टेबल पर। और जो लास्ट 5 ईयर के हैं उनको हमें ट्रेंड एनालिसिस के लिए रखना है। ट्रेंड एनालिसिस, ताकि पता लगता रहे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आयोग किस प्रकार से मूलभूत परिवर्तन कर रहा है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास अनिवार्य रूप से हमारी स्टडी टेबल पर ही होने चाहिए। इसके अलावा हमें एक टाइम टेबल तैयार करना है। वी नीड टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, और इसी टाइम टेबल से स्ट्रिक्टली एडहियर करना है। इसी टाइम टेबल को हमें लंबे समय तक फॉलो करना है, कोई भी एक टाइम टेबल। अब ये जो टाइम टेबल आप तैयार करोगे, ये टाइम टेबल आपकी एक स्ट्रॉन्ग और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएगा। यानी हम इस ट्रेंड को, इस टाइम टेबल को कुछ इस प्रकार सेट करेंगे कि हमारी तैयारी मेंस प्लस प्री के हिसाब से आगे बढ़ती रहे। तो हम शुरुआत से ही अपनी तैयारी को मेंस प्लस प्री के अप्रोच से आगे बढ़ाएंगे, ताकि प्रीलिम्स निकलने के बाद जो कम समय हमें मिलता है उस कम समय में हम मेंस की तैयारी शुरू न करें, बल्कि उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। होता क्या है कि हमने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट आया, फिर जो हमारे पास छोटा सा समय बचता है हम उसमें मेंस की तैयारी के लिए जुटते हैं। ये गलत अप्रोच होती है। तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाना है जो मेंस प्लस प्री की हमारी डिमांड को लंबे समय तक पूरा कर सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ है सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के आपकी प्रिपरेशन में वो धार नहीं दिखेगी जो धार होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। और ये सेल्फ स्टडी डेली ये सेल्फ स्टडी कम से कम 4 से 5 घंटे की होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से डेली। चलिए, अब आपको फोकस किस पर रखना है? आपको फोकस रखना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर। यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर
आपको बहुत सारी किताबें कई मर्तबा पढ़नी पड़ेंगी। और हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है कि कम समय में हम ख़त्म करें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को। तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर रहने चाहिए। हम कोई भी चीज़ पढ़ें, उस चीज़ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी मस्ट है। एनसीईआरटीज़ हमें 100% पढ़नी है, अनिवार्य रूप से पढ़नी है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पर भी ध्यान दीजिए। हमने बोला था हमें एक हैबिट बनानी है, हमें एक आदत बनानी है। किसकी आदत बनानी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करते रहने की, और रिवीजन को प्रायोरिटाइज करने की। यानी आप जो भी चीज़ें पढ़ें, उसके जो भी नोट्स आप निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, जो भी उसका सार तैयार करें, समरी, जिस्ट, उसको मल्टीपल रिवीजन्स देने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने देखते रहना है, ताकि आपको उस ट्रेंड के बारे में पता लगता रहे। आप ये पाएंगे इतने लंबे समय में तैयारी करते करते आप कई मर्तबा अपना मोटिवेशन लूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको पूरे इस लंबी मैराथन में, जिसमें डेली स्प्रिंट मारनी है पढ़ाई के रूप में, इसमें आपको हाई मोरल रखना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको कोशिश करनी है कि ये मोटिवेशन इंटरनल रहे। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय के लिए बस आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, कुछ समय के लिए आपको इंस्पायर कर सकता है, गूज बम्स ला सकता है। लेकिन यूपीएससी की इस मैराथन में आपको इंटरनल, आंतरिक आंतरिक मोटिवेशन चाहिए। अब ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन आप कई फैक्टर से ले सकते हैं, और आप सबसे बेहतर उम्दा उम्मीदवार हैं इस चीज़ को परखने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है इंटरनली जो आपको लंबे समय तक मोटिवेट करके रख सकती है। जो तरीके हैं, जैसे योगा करना, प्राणायाम करना और मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, ये सारी चीज़ें तो बस उस रास्ते की तरफ एक कंट्रीब्यूशन मात्र है। पर वो कारण आपको ढूंढना है जिससे अंदर आग लगती है, जिससे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, लंबे समय तक बिना थके दौड़ते रहने की एक शक्ति, एक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। अब मैं आपको उस पॉइंट की तरफ ले चलता हूँ जिस पॉइंट के बिना ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो हमने क्या किया? हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम किया। यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये रहेगा हमारा पहला अप्रोच। इसमें हम दूसरे अप्रोच को शामिल करेंगे, और ये अप्रोच हमारा होगा कि हमें स्टैटिक पोर्शन कवर करना है। तो पहले हम स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। एनसीईआरटीज़ हमने पढ़ी, अपने बेसिक्स तैयार किए, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन हमने जीएस का प्रिपेयर किया। उसमें आपका वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलावा ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। और एक सब्जेक्ट जो आप इसके अलावा शामिल कर सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के अलावा वो सब्जेक्ट हम अगर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी लें तो उसको तो हमें शायद डायनेमिक सब्जेक्ट्स में शामिल करना होगा। स्टैटिक पोर्शन में मेन पोर्शन तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कर लो शामिल इकोलॉजी को। वैसे मैं 4 ही सब्जेक्ट्स को स्टैटिक पोर्शन में शामिल करूंगा: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। इस स्टैटिक पोर्शन को हमें बेहतर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यही हमारी रीढ़ की हड्डी बनेंगे। यही 4 सब्जेक्ट्स की हमारी मजबूती, यही नींव, यही फाउंडेशन हमें यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। अब बचता है तीसरे स्टेज में हम क्या करें। हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम किया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया, हमने स्टैटिक पोर्शन को मजबूत किया। इसके अलावा हमको क्या करना है? हमको अब डायनेमिक सब्जेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ना है। डायनेमिक, अभी डायनेमिक सब्जेक्ट्स क्या हैं? जैसे
साइंस एंड टेक हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, ये हमें तैयार करते रहना है। हमें इकोनॉमिक्स की अपडेट्स तैयार करते रहने हैं। इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स सर्वे से अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से बन जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस हमने पढ़ने हैं, ये हमारे डायनेमिक सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। सोसाइटी पढ़नी है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, सोशल जस्टिस के हमारे टॉपिक्स आ जाएंगे, इन्हें हमें कवर करते रहना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आएंगी और जो करंट अफेयर्स है, इन सभी टॉपिक्स को हमको डायनेमिक सब्जेक्ट्स में कवर करना है। तो ये जो हमारी अप्रोच रहेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस स्टैटिक प्लस डायनेमिक सब्जेक्ट्स का कवरेज, ये हमें सफलता की तरफ ले जाएगी। और ये स्मार्ट प्रिपरेशन की पहचान है। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं स्मार्टली। यानी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं, एक तगड़ी अप्रोच डेवलप करनी है और आपको ट्रेंड एनालाइज करना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड करना है। ध्यान रहे, चार्ल्स डार्विन ने भी यही कहा था। डार्विन ने कहा था, जो स्पेसी अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अडेप्ट नहीं करती है, वो विलुप्त हो जाती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आपको पता है कि लगभग 5 से 6 लाख बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में हर साल बैठते हैं, तो सरवाइव कौन करेगा? जो सबसे फिट होगा। तो कम समय में इतने बड़े विशाल सिलेबस को कैसे पूरा करना है, कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमको इस रेस में टाइगर बनना है, इसके लिए आपको अपनी रणनीति को धार देनी होगी। अब मेरी तरफ से कुछ उन चैलेंजेस की तरफ आपका ध्यान ले जाया जाएगा। जैसे ये पूरी तैयारी है, लंबी है और थका देने वाली है, तो आपको पूरी तैयारी के इस सफ़र में फोकस्ड रहना है। यू नीड टू बी फोकस्ड इन दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी। आपको सिंसियर रहना है, सिंसियर। क्योंकि मैं अक्सर बच्चों के साथ ये अपनी ओपिनियन साझा करता हूँ कि आपको आपको सीरियस नहीं होना है, आपको सीरियस नहीं होना है, आपको सिंसियर होना है। इसका मतलब ये हुआ, मैं मजाक में स्टूडेंट्स के साथ ये अपना अनुभव साझा करता हूँ कि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली आईसीयू में जाते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर हम सीरियस हो जाएंगे, अगर हम बहुत गंभीर हालत में चले जाएंगे, तो हमें आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए हमें सिंसियर होना है गुरु, हमें सीरियस नहीं होना, हमें फोकस होना है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है। कम समय पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि अगर वहाँ से कोई प्रश्न आए तो मुझसे बेहतर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किसी की ना हो। इसके अलावा अब बढ़ते हैं आगे। आप देखोगे कि इस जर्नी में इतनी मेहनत करने के बाद और कई बार आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। तो फेलियर्स के लिए हमको रेडी रहना है। वी नीड टू बी रेडी फॉर फेलियर्स, क्योंकि बिना असफलता के हम एक डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर या फिर लेफ्टिनेंट या फिर असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सकते। असफलता ही सफलता की तरफ ले जाती है। आप एक बार असफल होगे, अपनी गलतियों से पुनः सीखोगे, फिर असफल होगे, फिर अपनी गलतियों से पुनः सीखोगे। आप जानोगे और नोटिस करोगे कि अब आपका व्यक्तित्व निखर रहा है। पहले प्रयास में जो आप थे वो अब नहीं रहे। आप एक और धारदार लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, अपने पर्सनैलिटी में, अपनी प्रिपरेशन में सीखते जा रहे हो और एक बेहतर व्यक्तित्व बनकर उभर रहे हो। इसलिए फेलियर्स लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको फेलियर्स मिलें तो आपको निराश नहीं होना है। आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे काम करना है कि जो जीवन है उसमें आपको जो नियमित कार्य सामने देखें मिलेंगे, जो चुनौतियां डेली की होंगी, जो वर्क और लाइफ के बीच में इम्बैलेंसेस हैं, उनको बैलेंस करना है। वरना कई मर्तबा क्या होता है, लोग वर्क लाइफ बैलेंस कर नहीं पाते, फिर वो डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इन सभी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। स्वास्थ्य से याद आया कि हेल्थ सर्वोपरि है, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने स्वास्थ्य पे
बहुत काम करना है। वाटर इनटेक, पानी आपने ज़्यादा पीना है। न्यूट्रिशियस फूड आपने लेना है, बढ़िया पौष्टिक आहार लेना है। जूस लेते रहना है, फ्रूट्स लेते रहना है, दूध आपको नियमित समय से पीते रहना है और एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, भले डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करो पर नियमित रूप से आपने एक्सरसाइज करते रहना है। इससे क्या होगा, इससे आपका शरीर फिट रहेगा। और मेरी तरफ से जो चीज़ आपको सजेशन के रूप में होगी कि जो चीज़ हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अ हेल्दी ब्रेन रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, उस चीज़ को आपको गंभीरता से ही जीवन भर अपने साथ रखना है कि हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली सोचो 1 घंटे भी ज़्यादा पढ़ रहे हो तो साल में 365 घंटे आपने दूसरे प्रतिद्वंदी से, दूसरे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा तैयारी की है। इसका मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक फिट बॉडी या फिर एक फिट व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति दूसरे प्रतियोगियों की तुलना में, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में एक ज़्यादा अ, तैयारी के साथ, बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ता है, आगे निकलता है। फिजिकल फिटनेस पे काम करना है, आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना है, आपको पूरी नींद लेनी है, पूरी नींद लेनी है। तो ज़रा इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेना। पूरी नींद अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप पूरी नींद नहीं लोगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। आपको वाटर इनटेक, न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक आहार लेना है, पौष्टिक आहार लेना है, दूध पीते रहना है। वो आइटम्स जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, चने, दालें, ये सब, दूध, ये सब आपको लेना है, पौष्टिक आहार लेना है। और आपको एक्सरसाइज करते रहने, नियमित समय से आपको एक्सरसाइज करती रहनी है। एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। चलिए, कंसिस्टेंसी, अब इस तरफ थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं कि लाइफ में और कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने एक चीज़ आपके साथ अभी शेयर की, एक साझा की चीज़ हमने हमने बोला कि फोकस बना के रखना है। तो ये असंभव है कि हम लंबे समय तक नियमित रूप से डेली फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये कभी लाइफ हमारी एक ही पैमाने पे नहीं चलती है, कभी अप्स कभी डाउन्स, इस प्रकार से ग्राफ चलता रहता है। पर हमें क्या करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। कंसिस्टेंसी, लगातार, कभी 1-2 घंटे कम भी पढ़ लिए तो कभी 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़ लिए, बट हमें कंसिस्टेंट रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहने हैं। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि इस पूरी तैयारी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में आप पे काम करना, ये शब्द छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। लोग टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। लोग अपना समय ही मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को अलग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके दोनों लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर चर्चा करें कि सर इन सब चीज़ों को एक बार पुनः रिवाइज करा दिया जाए, बता दिया जाए, तो एक आखिरी बार हम गो थ्रू करते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जिससे हम कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। सबसे पहली चीज़, हमें अपने सोर्सेज कम रखने हैं और कम सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। कम सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। हमारे पास चुनौतियों के रूप में क्या है कि बहुत लंबा सिलेबस है यूपीएससी का। हमें डेली स्प्रिंट के रूप में 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं और लंबे समय तक पढ़ने हैं। ये हमारी मैराथन हो गई डेली स्प्रिंट के साथ। हम कोचिंग करें या ना करें, क्या कोचिंग हमारी कुछ मदद कर सकती है, इस पे भी सवाल होते हैं। हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इतने बड़े सिलेबस का कवरेज प्रॉपरली हो जाए, ये चुनौतीपूर्ण एक हमारे पास कार्य होता है। हल क्या है इसका? तो मैंने आपसे अपने कुछ अनुभव साझा किए, कुछ आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने की कोशिश की कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी स्टडी टेबल पर अपना सिलेबस रखें, उस सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करें और उस सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लें टॉपिक्स में। जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है और जो कम महत्वपूर्ण है, इस हिसाब से आपने अपने टॉपिक्स तोड़ लेने हैं। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको अपनी स्टडी टेबल पे रखने हैं, उनका एक ट्रेंड एनालिसिस आपने करते रहना है। आखिरी 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
वैसे आप 10 सालों के उठा सकते हो। हमने देखा कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, इस बात पर गंभीरता से विचार करना है। अगर आप ये समझ गए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम कौन से टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, तो आपकी आधी बैटल तो यहीं जीत ली जाएगी। मल्टीपल रिविजन्स करना है, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहने। जो भी चीज़ आप पढ़ो, उस चीज़ का जिस्ट जो है, निचोड़ जो है, सार जो है, उसको अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स के फॉर्मेट में लिख लो। ट्रेंड एनालिसिस करते रहो और सबसे महत्वपूर्ण कि टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी दो। स्मार्ट प्रिपरेशन ज़रूरी है, इसलिए एनसीईआरटीज़ कम से कम 11वीं और 12वीं की पुरानी एनसीईआरटीज़ आपने कम से कम 3 से 4 मरतबा पढ़नी है, रिवाइज करनी है। और एक एक रेफरेंस बुक हर विषय की आपके पास होनी चाहिए, और वो किताब ऑथेंटिक हो। ऐसा न हो कि आपने किताब भी पूरी पढ़ ली, बाद में पता लगा वो किताब ही अच्छी नहीं थी। तो चयन करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। उन किताबों को उठाना है जो किताबें ऑथेंटिक हैं। आपको रेफरेंस बुक के रूप में ऑथेंटिक किताबें लेनी है और मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, यानी कम सोर्सेस रखने हैं और कम सोर्सेस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिस्ट तैयार करना है। इसके अतिरिक्त अपने ही नोट्स में नियमित संशोधन करते रहना है, वैल्यू एडिशन करते रहना है, जिससे कि आपका नोट्स जो है एनरिच्ड हो जाए, एक क्वालिटी लिटरेचर आपके पास आ जाए कि इन्हीं फॉर्डर पॉइंट से मेंस के आंसर भी आप लिख पाओ। इसके अतिरिक्त डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ज़रूरी हैं। 1.5 से 2 घंटा आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को दे सकते हो। इससे करंट अफेयर आपके बहुत अच्छे तरह तैयार होते रहेंगे। ज्वलंत मुद्दे जो होंगे उनके ऊपर आपके ओपिनियंस फॉर्म होते रहेंगे। एडिटोरियल आप पढ़ोगे, क्रॉनिकल है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, वर्ल्ड फोकस है। ये सारी मैगजीन्स आपकी मदद करेंगी जीएस के अलग अलग पेपर्स में, मेंस में एक क्वालिटी लिटरेचर और कंटेंट परोसने में। 4 कोर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। इन कोर सब्जेक्ट्स को आपको इतना मजबूत करना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह इंपॉर्टेंट हो जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चारों कोर सब्जेक्ट्स पे बढ़िया पकड़ हमें तैयार करनी है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने कुछ और चीज़ों को आपके साथ साझा किया, जैसे कि रणनीतिबद्ध तैयारी करनी है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। हार्डवर्क अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे तो शायद आप इतने लंबे सिलेबस को समय पर ख़त्म ही ना कर पाओ। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम टेबल ऐसा हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना सुलझा हुआ हो कि आपकी मेंस और प्री के अप्रोच की जो तैयारी है, इस तैयारी को एक बढ़िया धार दे सके, दिशा दे सके। इन सभी चीज़ों में सेल्फ स्टडी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेली 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी आपका मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगी। फोकस रखना है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल रिवीजन्स की आदत डालनी है। अपने आप को इंटरनली मोटिवेट रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस स्टैटिक पोर्शन का कवरेज प्लस डायनेमिक सब्जेक्ट्स का न्यूमरस रिवीजन्स, ये आपकी रणनीति को कम समय में बेहतर तैयारी करने की तरफ प्रेरित करेगा, आगे ले जाएगा, और संभवतः ही आप इसका रिजल्ट 2-3 महीने में ही देखना शुरू कर दोगे। हमें फोकस्ड रहना है, हमें सिंसियर रहना है अपनी इस मैराथन में। हमें फेलियर से घबराना नहीं है। कई सारी मर्तबा ऐसे होगा कि हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, कुछ नंबर से हमारा पेपर रह जाएगा। फिर भी हमें अगली बाधा के लिए, अगली चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। वर्क और लाइफ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है। स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है, स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। पूरी नींद लेनी है, पौष्टिक आहार लेना है, नियमित रूप से एक्सरसाइजेज करते रहना है, और वाटर इनटेक पर्याप्त रखना है। आपका स्वास्थ्य जितना ठीक रहेगा, आप उतना बढ़िया इस लंबी यात्रा में आगे बढ़ पाओगे। आपको फोकस्ड रहना है पूरी इस प्रिपरेशन जर्नी में। कई सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार आपका ग्राफ बहुत लो चला जाएगा, कई बार आप बहुत डिमोटिवेटेड होगे, डिमोरलाइज्ड होगे, फिर भी अगले दिन उठना है, खड़े होना है, फिर दौड़ना है, फिर गिरना है, फिर उठना है, खड़े होना है, फिर दौड़ना है। हार नहीं माननी है। ये आग, ये जुनून, यही इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। अपने जीवन में वो कारण ढूंढो
जो कारण आप में आग पैदा करता है। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है पूरी तैयारी के दौरान और अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। ये चीज़ें जो आज आपके साथ मैंने साझा की, इन चीज़ों को सीखने और समझने में मुझे कई वर्षों का समय लगा है। कोशिश करता हूँ कि ये जो एक छोटा-सा प्रयास है, जो अनुभव आपके साथ साझा किया है, वो कम समय में यूपीएससी के इस विशाल सिलेबस को पूरा करने में और कम समय में बेहतरीन तैयारी करने में आपकी मदद करेगा, आपके लिए सहयोगी रहेगा। धन्यवाद।